इसके जो अंदर अंदर में बात है वो पूरी तरह से तेल का व्यापार, तेल के ठिकाने या व्यापार के रास्ते हैं। व्यापार का रास्ता अगर ये गाजा से निकले तो बहुत सारी कॉस्ट बहुत सारे देशों की बचती है। और उन सब की नजर में यही है कि गाजा पट्टी को, वेस्ट बैंक को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ट्रंप ने ऐसा कहा भी था। ठीक है। तो जी। डॉलर में अपना तेल व्यापार खत्म करके जो इराक है, ये खतरा बन के उभर रहा था उस समय, हमला कर दिया गया, अब ईरान पर कर दिया गया। इसको प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बता रहे हैं। ठीक है। नागरिक आबादी का कत्लेआम किया जा रहा है। ठीक है। और सीरिया में भी बशर अल असद का तख्ता पलटकर आईएस से जुड़े संगठन को वहां सत्ता दे दी गई है, हम ये भी देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो सारा इसमें पीछे से गेम खेल रहा है। हम इसमें साफ देख रहे हैं उसका यही पर्पज है कि जो मिडिल ईस्ट का जो ये ऑयल प्रोडक्शन है उस पर और उसके ट्रेड के ऊपर अपना मोनोपोली जमाना, मोनोपोली कायम करना, यही उसका है। देखिए, हम ये सोचते हैं कि यूएस पीछे से सिर्फ ऑयल पे नज़र है या इन चीज़ों पे नज़र है। जैसे डॉक्टर चौहान ने सर ने बताया, मेरा एस्पेक्ट से या मेरा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि हम एक जो मार्केट होती है वो तब वर्क करती है या प्रोस्पेरिटी तभी आती है जब दुनिया एक पेज पे आ जाए, बेसिकली कम से कम फंडामेंटल्स के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जब 70s 80s के अंदर जब ऑयल शॉक हुआ, तो जी। हम उसको फिलिप्स कर्व बोलते हैं। जब सप्लाई साइड शॉक होता है तो मार्केट तभी वर्क कर सकती है जितने कॉस्ट लगातार गिरती जाए। मार्केट में अगर कॉस्ट बढ़ती है तो मार्केट फेल कोलेप्स कर जाती है। तो 70s 80s के अंदर जब ये जो गल्फ के अंदर ऑयल प्राइसेस को बढ़ाया गया कार्टेल बना करके, तब से यूएस का एक एक्सपीरियंस कहता है कि पूरी यूएस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई। तब से यूएस ने हार्ड पावर से पूरे मिडल ईस्ट को एक न्यूट्रलाइज करके रखा है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस तरह से रखी है कि हम ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये मार्केट पे आए, तो जैसे ही कोई मार्केट पे आ जाता है, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लेता है, तो उसके ठीक वही टारगेट हो जाते हैं जो एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का होता है। तो फिर वो वार की तरफ नहीं बढ़ता है। लेकिन जब भी धार्मिकता किसी चीज के नाम पे कोई कंट्री लॉजिक को छोड़ करके परसेप्शन पे समाज चल पड़ता है, तो इस तरह की जंगें, इस तरह का समाज, सोसाइटी और कंट्री डाउन जाता ही है। तो मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं कि यूएस का ऑयल के ऊपर फोकस्ड है सिर्फ। ये जो एक ऑयल जो है एक एक्सटर्नलिटीज बना हुआ है, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी बनता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बनता है। आईएमएफ का एक पेपर कहता है कि जब ऑयल के प्राइसेस $10 बढ़ते हैं तो ग्लोबल जीडीपी जो है वो 1% डाउन जाती है, और अगर वो 10% घटता है तो ग्लोबल जीडीपी 1% अप जाती है। तो डेफिनेटली जब 80s का जो एक्सपेरिमेंट है कि ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में और अमेरिकन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो यूएस जो है वो इसराइल के थ्रू एक ऐसे कह सकते हैं कि इसराइल यूएस का एक चेक पोस्ट है, राइट। सो कहते हैं कि यूएस का रास्ता इसराइल होके जाता है। तो इट्स ए ग्लोबल, अब आप देखें ग्लोबल एक स्ट्रेटेजिकली एक चेक पोस्ट है जो बैलेंस रखती है, नीचे अफ्रीका में, ऊपर यूरोप में, उधर रशिया की साइड या एशिया की साइड अगर देखें, सेंट्रल एशिया में, तो सब जगह। तो मैं यूएस को इस एंगल से, चाहे कोई प्रेसिडेंट बने वार का, मैं उस एंगल से नहीं ले रहा हूं। मैं एक एक, एक फ्रेमवर्क में डिस्कस कर रहा हूं जी। कि जी। जब भी इसराइल या अभी आप देखें कि जो सऊदी अरबिया है और ईरान का है आपस में नहीं बनता है, लेकिन जब गुरनाम सर और चौहान सर बता रहे थे कि जब इसराइल को बनाया गया तब सीरिया ने और इजिप्ट ने एंड ईरान ने उनका साथ दिया। लेकिन आज इजिप्ट और सीरिया न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं और ईरान के साथ कोई नहीं। उसका रीजन एक ये है कि ओवर द टाइम, जब से वेनेजुएला में क्राइसिस हुआ है कि जो कंट्री ऑयल के ऊपर थी और ऑयल प्राइस जब 2014 में डाउन गया तो उनके जो प्रोग्राम्स थे वो सारे कोलैप्स कर गए, और वो कंट्री जो 1980 में दुनिया के 20 रैंकिंग में आती थी पर कैपिटा में, वो कोलैप्स होकर के आज उस कंट्री में कुछ हालात नहीं है। तो वेनेजुएला वाली हालात को देख करके सऊदी अरेबिया के किंग ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। और जब भी कोई इकोनॉमी डाइवर्सिफाई इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाती है तो ऑयल प्राइसेस को नहीं बढ़ाएगी, वही टारगेट हो जाएंगे जो टारगेट एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के होते हैं। जी। दूसरा,
आप इसको ऐसे भी देखें इस एंगल में, तो एक तो ये कोशिश रही है कि कैसे ही करके यूएस ने इजराइल, सॉरी, सऊदी अरबिया और ईरान को दोनों में एक आपस में ना बने इस तरह से रखा है ताकि ऑयल का कार्टेल ना बने, और ओवर द पीरियड मोर और लेस कार्टेल नहीं बनने दिया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस जो है वो $50 से लेकर के $150 के बीच में ही रहा है ओवर द टाइम। और एवरेज देखें पिछले 70 साल का, तो ऑयल प्राइस एवरेजली 70, 74, 75 के नियर अबाउट घुमा है। तो एक तो उसको ऑयल प्राइस को न्यूट्रलाइज रखा है, क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइस एक एक्सटर्नलिटीज है, और जब तक आप मार्केट पे नहीं होते हो तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो। एक बात। दूसरा, अगर हम देखें यहां पर एक और रोल देखें कि सीरिया में जैसे आपने देखा अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई 2011 में, और सीरिया के अंदर जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, और वही यूएस इराक के अंदर जो हार्ड पावर से, इराक का जो डेमोग्राफी है वो बेसिकली ऊपर देखे, अगर मोसूल की साइड देखे ईरान में, तो बेसिकली इज ए सिया स्टेट, और नीचे की तरफ देख, सॉरी, नीचे की साइड देखे बगदाद की साइड सिया, और ऊपर देखे तो सुन्नी है। तो यूएस ने उनको बार बार सिया को सपोर्ट किया, राइट, और सुन्नियों के अगेंस्ट में लड़वाया। लेकिन वही जब ये अरब स्प्रिंग जब गई 2011 में सीरिया के अंदर, देन सुन्नियों को यूएस ने हथियार दिया, और उन्हीं सुन्नियों को जिनके वो इराक के अंदर अगेंस्ट में था वहां लड़ा रहा है। देन वहां आप देख रहे हो कि रशिया की वहां एंट्री होती है सीरिया के अंदर, और फिर वो एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुई थी कि एक बच्चा, वो जब से ये सीरिया के अंदर जो लोग निकल निकल के यूरोप के अंदर भागे, और आप देख रहे हो एक बच्चे का फोटो जो सब में वायरल हुआ कि देखो इस बच्चे को, वो समुद्र के किनारे बच्चा मरा हुआ था कि इसको जगह नहीं है क्या धरती पे। तो ये पूरा का पूरा उसकी वजह से यूरोप में आपस में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बीच में एक मनमुटाव पैदा हो गया। तो उसकी वजह से आप देख रहे हो कि बहुत सारा जर्मनी रिफ्यूजी को लेना चाहती है, और लोग डरे हुए हैं कि ये जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन रही है, तो ये मल्टी कल्चरल को जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा जो इमिग्रेशन हुआ है उससे पूरा यूरोप डिस्टेबलाइज हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रशिया का एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहा, या पॉलिसी रही है कि अगर ये यहाँ अरब में प्रॉब्लम करता है तो तुम वार को ऐसे लेके जाओ कि ये वार यूरोप को डिसेंट्रलाइज कर दे, राइट। सो जी। आप इसको सिर्फ एक इजराइल ईरान के कंफ्लिक्ट में ना देख करके इस पूरे सेंट्रल एशिया को, इजराइल को बीच में रख के हम काफी एंगल पे देखते हैं कि यूएस का जो वार है वो वार एक तो दुनिया को एक पेज पे लाने के लिए, विशेषकर अरब कंट्रीज को, आप देखो यूएई ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया है, और सऊदी अरबिया ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन जो लोग धार्मिकता पे चले उन्होंने क्या पाया है जीवन में? कुछ नहीं पाया, जो इकोनॉमी सोसाइटी कोलैप्स कर गई। तो दूसरा, मैं ये समझ रहा हूं कि जैसे डॉक्टर अशोक चौहान सर कह रहे थे कि ये जो अब रसिया इस वार में आया है, तो ये हिस्ट्री अपने आप को 10 ही साल में रिपीट कर रही है, सेकंड सीरिया वाला स्ट्रक्चर हो रहा है, राइट। और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी, बम्बार्ट होंगे, तो वही लोग निकल करके यूरोप को भागेंगे, और यूरोप में फिर आपस के अंदर जो उन कंट्री के अंदर रिफ्यूजी को लेने का क्राइसिस आएगा, एंड देन दोबारा से ये ऑलरेडी जो यूक्रेन वार की वजह से उनमें प्रॉब्लम चली रही है फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि ये कोई वार कोई बहुत आगे बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि इसको यूरोपियन लोग भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सहन कर रहे हैं। तो दुनिया में स्टेबिलिटी तो तभी आती है जब वो कम से कम एक पेज पे आ जाए। दूसरी बात ये कहते हैं हम कि इकोनॉमिक्स में जो वैल्यू होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो आप क्यों किसी को रोकते हो धार्मिकता के लिए, या वो अगर एनर्जी के लिए अपना काम कर रहा है, तो क्योंकि जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के लोग हैं वो कहते हैं कि वैल्यू सब्जेक्टिव होती है, कलेक्टिव नहीं होती है। जैसे जी। अशोक चौहान कहते हैं कि वैल्यू कलेक्टिव होती है कम्युनिस्ट में, लेकिन जिसको सोहेल ने और प्रूव किया है कि वैल्यू सब्जेक्टिव होती है, तो वहां पर ये बात भी आती है कि वैल्यू सब्जेक्टिव है कि, लेकिन हिस्टोरिकल ह्यूमन का एस्टैब्लिश से देखें तो हिस्टोरिकली जो भी कंट्री लॉजिक को छोड़ करके परसेप्शन पे गई है वो कंट्री कोलैप्स किया है, और सेम स्ट्रक्चर आई थिंक कि ये अरब के अंदर ये हो रहा है। तो समझना चाहिए कि हमारे पास डेटा है कि प्रॉस्पेरिटी किस वजह से आई है। तो जब तक आप एक पेज पे नहीं आओगे, किसी के लिए नुकसान बनोगे, तो जिनके पास हार्ड पावर है उससे वो फिलिप्स कराउ को बैकवर्ड खींच लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से फिलिप्स कराउ नीचे की लेफ्ट साइड नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर अशोक चौहान जानते होंगे कि हार्ड पावर से वो फिलिप्स कराउ, इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। एंड इसी के लिए ये प्रयास जारी है। तो मैं एक एंगल से नहीं देखता कि यूएस ऑयल चाहता है,
ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी जरूरी है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बन रहे हैं बार बार। सो मेरा ये एस्पेक्ट है इसमें।